तमिलनाडु 9 करोड़ की जनसंख्या वाला एक राज्य लगभग 39 सीटें लोकसभा की रखता है। साउथ में सबसे ज्यादा प्रभुत्व रखने वाला प्रदेश वो खुद को दिखाना चाहता है। केंद्र के साथ सीधा टकराव है, नीट का मामला हो या फिर डिलिमिटेशन का मामला हो या फिर 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी सरकार की है उसका मामला हो या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो। एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक ताजा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं। हालांकि झुकने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन पर सरकार काम नहीं कर रही है। संसद से पास हुआ कानून वक्फ बोर्ड का है, उस पर काम करना होगा। 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी है उसमें बाध्यता नहीं है कि हिंदी को रखा जाए। फिर उसके बावजूद इतना विवाद तमिलनाडु में क्यों है, उसी विवाद को आज जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। ये जो एमके स्टालिन कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, डिलिमिटेशन हो, भाषा का विवाद हो, वक्फ बोर्ड हो, इसके पीछे की असली वजह क्या है सर? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी हाल ही में वो एक बड़ी जीत अपनी मान रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी विधेयक के बारे में, किसी भी विधेयक को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं अपने पास। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और यहां तक कि राष्ट्रपति को भी इस पर आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, जवाब भी मांगा है, तो इसके बाद से ये फैसले तमिलनाडु में अपने आप लागू हो गए। तो जैसे ही लागू हो गए, 10 कोई 1-2 फैसला नहीं था, 10 फैसला था। अब सुनिए कि तमिलनाडु इतनी जल्दी में नहीं सर, आज शायद आप ही बता रहे थे कि पहली बार कोई कानून ऐसा बना है जिसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हुआ राज्य में। कानून नहीं बना, बल्कि ये वो चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर लागू हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपना आदेश दिया उसके बाद ये वहां पर इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड हो गया कि 3 महीने से ज्यादा राज्यपाल, कुछ ऐसे विधेयक थे, कुल 10 विधेयक थे, जिन्हें कुछ ऐसे विधेयक जो 2020 में भेजे गए, जो 2021 में भेजे गए, कुछ 19 के भी थे। हाँ, 19 के नहीं, 2022 के थे। जो सबसे पुराना था वो 2020 तक का था। अब सुनिए, 2020 ये 2025 चल रहा है, यानी 4-5 साल। कहने का मतलब ये है कि जब से स्टालिन की सरकार आई, ये सारे उस सरकार के आसपास के विधेयक थे। ठीक है। अभी एक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया हो रही है, आपको भी पता है, जिसका पूरा विरोध हो रहा है। पूरा विरोध हो रहा है कहां? तमिलनाडु में जी। वहां पर अब एक और चीज लागू होने जा रही है। कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले ही अमित शाह का एक बयान आया था। उसमें बयान में यह कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य करना होगा। उन्होंने एक बात कही थी, हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य करना। अब ये 2 ऐसे पॉइंट है जिन पर तमिलनाडु विरोध कर रहा है। तमिलनाडु में हिंदी को मतलब ऐसा अछूत की तरह जैसे माना जाता रहा है। तमिलनाडु हिंदी का विरोध करता रहा है और ये कहता रहा है कि हम पर भाषा थोपने की कोशिश केंद्र ना करे, दिल्ली ना करे। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जब अमित शाह ने ये कहा, और तमिलनाडु की एक भावना भी समझिए आप, जब वहां चुनाव होते हैं तो तमिल जो भावना होती है, जो भाषाई भावना होती है, उसके जरिए वोटरों को इंटैक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश डीएमके भी करती है और ये कोशिश एआईएडीएमके भी करती है। अब देखिए, इसका एक हालिया एग्जांपल बताते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी और एआईएडीएमके का तमिलनाडु में गठबंधन हुआ, लेकिन अभी ठीक 1 दिन पहले जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, इससे 1 दिन पहले एआईएडीएमके ने एक बयान दिया कि हम पुनर्विचार कर सकते हैं इस गठबंधन पर। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने यह बयान दिया था कि हिंदी को मतलब प्राइमरी एजुकेशन में मैंडेटरी करना, कंपलसरी करना होगा। और ये जैसे ही कंपलसरी शब्द आया, ये एआईएडीएमके भी थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो गई। तो ये वो बात थी। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार इसे लागू कर देती है, और भाषा जो है हमारे संविधान के हिसाब से 3 सूचियां हैं, ठीक? तो भाषा जो है वो केंद्र की सूची में आता है, लिहाजा उसमें राज्य बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए हमारे देश की। ये हर देश की एक अपनी राष्ट्रीय भाषा है, तो हमारे देश की भी होनी चाहिए, और हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा होगी ये तय करने का अधिकार केंद्र को ही है। ठीक है। अब केंद्र अगर ये कह रहा है कि देश की कोई अगर भाषा हो और उस भाषा में प्राइमरी एजुकेशन, और केंद्र कहीं ये नहीं कह रहा है कि तमिल मत पढ़ाइए, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। अगर केंद्र ने ये कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में हिंदी कंपलसरी है, तो ये चीज महाराष्ट्र में भी गई, लेकिन महाराष्ट्र में इसका विरोध नहीं हुआ, बल्कि महाराष्ट्र ने क्या किया कि ठीक है, हिंदी भी पढ़ाएंगे, साथ में मराठी भी पढ़ाएंगे, ये किया। तो एक ये व्यवस्था ऐसी बन सकती थी। अब यहां पर क्या है कि चुनाव है सामने। अब लगा स्टालिन को कि अगर हम ये मान लेते हैं
तो हमारा वोट बैंक शायद हमारे हाथ से खिसक जाएगा, या AIADMK और बीजेपी को रोकने के लिए हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो उन्होंने अब ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि हम दिल्ली के अधीन कभी नहीं आएंगे। और दिल्ली के अधीन नहीं आएंगे, इस शब्द पर गौर करिएगा। दिल्ली के अधीन नहीं आएंगे मतलब क्या है? दिल्ली के अधीन, आप, दिल्ली देश की राजधानी है, आप देश की राजधानी के अधीन नहीं आएंगे, ये तो कोई स्टेट कह नहीं सकता, क्योंकि देश की राजधानी मतलब कि पूरा भारत। दिल्ली, अगर आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन नहीं आएंगे, केंद्र सरकार के अधीन नहीं आएंगे, तो जो हमारे संविधान की सूची है, उस सूची के हिसाब से सारे जो कार्यक्षेत्र हैं बटे हुए हैं। ये कार्यक्षेत्र इसलिए बटे हुए हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये सारे हैं, राज्य सूची। तो इन 3 सूचियों में सबके क्या अधिकार होंगे, ये बटे हुए हैं। अब यहां पर इसीलिए तो बांटे गए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कहीं टकराव की स्थिति ना आए। लेकिन उसके बाद भी अगर तमिलनाडु ये कहे कि हम नहीं आएंगे, अगर केंद्र ने कोई, अब जैसे वक्फ संशोधन कानून को आप ले लीजिए, केंद्र एक कानून संसद से पास करती है, तो वो कानून, कोई कानून बनाने का अधिकार केंद्र को ही है, तो वो एक केंद्रीय सूची का विषय है, तो उसे सारे स्टेट को मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे स्टेट को आज नहीं तो कल उसे लागू करना पड़ेगा। कोई स्टेट अगर ये कहता है कि हम लागू नहीं होने देंगे, तो समझिए वो लोगों के साथ, तो मतलब एक तरीके से अपनी कुछ देर के फायदे के लिए ये बात कह रहा है। तो यहां पर कुल मिलाकर मामला यही कि चुनाव है, स्टालिन को एक मुद्दा चाहिए था, उनको एक खुशी मिली, एक तसल्ली ये मिली कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके फेवर में आ गया। और अब ये 10 विधेयक थे, मैंने आपको 2 इशू बताए, एक तो डिलिमिटेशन का और दूसरे में भाषा का, हिंदी का। अब इसमें से 10 विधेयक जो थे, उनमें से 9 विधेयक सिर्फ विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे। विश्वविद्यालयों को राज्य के नियंत्रण में करने की मांग चल रही थी। विश्वविद्यालय को, अब सोचिए, विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनका कुलाधिपति कौन होता है? कुलाधिपति होते हैं उस स्टेट, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, सपोज ऐसे समझिए कि अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसके कुलाधिपति होते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, और उनसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी किसके कंट्रोल में आ गया? गवर्नर के। हाँ, जो यूजीसी होता है वहां से उनको ग्रांट्स मिलते हैं, यूजीसी से यूनिवर्सिटी को ग्रांट जाता है। तो इस हिसाब से वो केंद्र के कंट्रोल में आ गया। अब यहां पर ये चाहते हैं कि जो राज्य हैं, राज्य के यूनिवर्सिटीज हैं राज्य की, वो उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि ये भाषा जो आप विवाद समझ रहे हैं, उसे वो अपने नियंत्रण में लेकर चाहते हैं कि हम जो चाहे तमिलनाडु में वही पढ़ाएं, हम जो चाहे यूनिवर्सिटी में वही लागू करें, वही पाठ्यक्रम हो, अपने हिसाब से पाठ्यक्रम हो। लेकिन सर, सरकारी स्कूलों में क्यों? प्राइवेट स्कूलों में तो हिंदी पढ़ाई जाती है वहां। देखिए, सारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं, मतलब गरीब का बच्चा ही हिंदी नहीं पढ़ेगा। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु के ज्यादातर स्कूल, ज्यादातर का मतलब होता है कि करीब 90% से ऊपर के स्कूलों में आप देखेंगे तो वहां हिंदी को बहुत ही हकारत भरी नजर से देखते हैं लोग। वहां पर तमिल भाषा में ही पढ़ाई होती है। और पहली बार मैंने ये कहते हुए भी सुना, जब हिंदी पर बहस चल रही थी संसद में, तो ये भी पहली बार हुआ कि तमिल के स्टूडेंट्स यूपीएससी की परीक्षा में जब बैठते हैं तो तमिल भाषा में अपना पेपर लिख सकते हैं। वो इस सरकार में हुआ, इस सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। वो ये बड़े मैंने अमित शाह के भाषण को सुना था, उन्होंने ये बात कही थी। तो ये अपने आप में बड़ी, अगर ऐसा है तो बड़ी उपलब्धि है इस सरकार के लिए। लेकिन तमिलनाडु में तमिल की बात, जैसे क्या होता है कि किसी की भावना भड़काकर ही आप वो उससे वोट ले लीजिए, डराकर वोट ले लीजिए, तो ये सारी चीजें उसका एक पार्ट है, उस टिकड़म का एक पार्ट है। और इसी वजह से अब क्या है कि इसको बहुत प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं। अब मैं आप ही की बात का अगर दायरा थोड़ा सा बड़ा करूं सर, अभी स्टालिन सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट के जज भी हैं और 2 IAS अधिकारी भी हैं। स्वायत्तता की मांग की है, तमिलनाडु के लिए स्वायत्तता की मांग की है। उसे किस दिशा में देखते हैं आप? जिस तरीके से धारा 370 कश्मीर में हुआ करता था, क्या कुछ वैसा ही नहीं है कि अपने लिए स्वायत्तता की मांग करें और ज्यादा शक्तियों की मांग कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में स्वायत्तता की मांग करना एक अलग झंडा की मांग करने के बराबर नहीं है। ऐसा तमिलनाडु के इस मांग पर जो फील होता है, जो एक मतलब भावनात्मक चीजें नजर आती हैं, वो यही है। स्वायत्तता का मतलब यही है कि तमिलनाडु की सरकार ये चाहती है कि वो जो चाहे बिल अपने से बना ले, जो चाहे वो खुद ही पास कर ले, जो चाहे वो खुद का निर्णय ले ले। नहीं, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कि स्वायत्तता का मतलब ये नहीं कि तमिलनाडु ये कह रहा है कि हम रुपए की करेंसी नहीं मानेंगे, हम इंडियन आर्मी को नहीं मानेंगे, ये नहीं कह रहा है।
स्वायत्ता का मतलब यह है कि जैसे स्वायत्ता का एक ऑटोनोमस बॉडी आप हमें दे दीजिए, हमें घोषित कर दीजिए ऑटोनोमस बॉडी, ताकि हम अपने फैसले, अपने लीगल फैसले, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले, संवैधानिक फैसले, ये सारी चीजें हम अपने खुद ही ले सकें, हम इसके लिए सक्षम हो जाएं, ये आप घोषणा। सर वो तो सबको पावर्स राज्य को दी गई हैं, अब गवर्नर उनके जो बिल थे उन्हें पास नहीं कर रहे थे, वो एक अलग विवाद, छोटा विवाद हो सकता है। अब देखिए गवर्नर क्यों पास नहीं कर रहे थे, विधानसभा को तो सब अधिकार होते हैं ना। जो बात बताई आपको जी, गवर्नर क्यों पास नहीं कर रहे थे, क्योंकि गवर्नर को ऐसा डाउट है, इस चीज पर डाउट है कि सरकार करना क्या चाहती है, मंशा पर डाउट है। और जैसे कि मान लीजिए सरकार ये कह रही है कि गवर्नर 3-4 सालों से, कई विधेयक ऐसे हैं जो 6 महीने से उसे लटकाए बैठे हैं, गवर्नर के ऊपर आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने ये आरोप लगाया। तो अब बात ये है कि गवर्नर ने किसी बिल को रोका तो क्यों रोका। देखिए गवर्नर क्या होता है या राष्ट्रपति क्या होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से चलाता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सलाह देंगे वो वही करेगा। जैसे कि तमिलनाडु में जो वहां का मंत्रिमंडल है, स्टेट का मंत्रिमंडल है, वो जो सलाह देगा गवर्नर वही करेंगे, लेकिन गवर्नर हर बिल को पास कर देंगे या उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, इसके लिए कहीं भी उन्हें बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। अब जो ये मामला आया था कि आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा भी था, इस चीज का मामला आया भी तो इसी वजह से आया, सबसे पहले शुरू भी यहीं से हुआ। और आपने देखा कि इस पर सरकार ने भी खुद नरेंद्र मोदी गए राष्ट्रपति से मिलने के लिए कि आप मतलब कि आप इसका जवाब मत दे दीजिएगा, आप अगर जवाब दे देती तो गलत परंपरा की शुरुआत होगी, जैसा कि खबरों में आया कई जगहों पर इस चीज को लेकर बातें की गई। लेकिन अब यही है इस पूरे मामले में कि कोई गलत परंपरा ना शुरू हो जाए, और राज्यपाल ने अगर बिल लटकाया तो जाहिर सी बात है राजभवन की तरफ से कुछ ना कुछ बताया गया होगा सरकार को कि ये बिल क्यों नहीं लटकाया गया। सर एक बहुत छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा मैं आपसे, साउथ में और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, और राज्यों में इस तरीके की मांग क्यों नहीं है, वो स्वायत्ता की मांग हो, हिंदी को लेकर टकराव हो। तमिल में तमिल भाषा को लेकर सेंटिमेंट कुछ ज्यादा होता है। नहीं सर, लोकल लैंग्वेजेस को तो सरकार भी प्रेफर कर रही है। बेसिकली यही है। अब एक और डर भी है, आपको मोटे तौर पर यह समझना होगा, एमके स्टालिन को एक बात और डर है कि अगर यहां पर डिलिमिटेशन किया जाता है तो कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। मतलब सीटें तो बढ़ जाएंगी डिलिमिटेशन होने से, सीटें जब बढ़ेंगी हो सकता है कि स्टेट कुछ छोटा हो जाए या बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीटें या तो बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, और बीजेपी अपने हिसाब से अपने जो प्रेफर्ड एरिया हैं अपने, उनको बढ़ाकर एक अलग सीट बना लेगी या कुछ अलग ऐसा। सर अभी तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नहीं आया, लेकिन इसकी चर्चा तो चली रही है। उसके लिए पहले आपको सेंसस करवाना पड़ेगा, इसके लिए चर्चा तो चली रही है, बहुत बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है। हमने देखा इस सत्र में भी, जो अभी बजट सत्र खत्म हुआ, इस सत्र में भी बहुत गंभीरता से इस बात पर चर्चा हुई है, और डर भी तो सबसे ज्यादा इसी बात का। दूसरा हिंदी को लेकर, दूसरा देखिए बहुत आसान है, तमिलनाडु में कोई सरकार चुनाव लड़ती है, चाहे वो जयललिता के टाइम में लड़े या अभी एमके स्टालिन के टाइम में, करुणानिधि के टाइम में लड़े या आपकी अभी स्टालिन के टाइम में लड़े या पनालीसामी के टाइम में लड़े, सबसे आसान है भाषाई आधार पर लोगों को गोलबंद करना और उन्हें बेवकूफ भी बनाना, जो तमिलनाडु में इस वक्त खेल चल रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि भाषाई आधार पर भी अब की बार का जो चुनाव होगा वो भाषाई आधार को ही मुद्दा बनाकर लड़ा जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं धर्म के आधार पर गोलबंदी कही जाती है, कहीं जाति के आधार पर गोलबंदी की जाती है, ठीक वैसे ही तमिलनाडु में भाषा के आधार पर हिंदी का विरोध करके एमके स्टालिन एक बार फिर से 2026 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें चाहते हैं कि एक बार फिर से जीत दर्ज की जाए, क्योंकि ये जो एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन जो बना है उससे कहीं ना कहीं जड़ें एमके स्टालिन की कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं, और इसीलिए शायद पुष्पा स्टाइल में उन्होंने दिल्ली को जवाब दिया है कि वो दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन हमारे संविधान में जिस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया गया है, एक केंद्र का राज्य के ऊपर पूरा अधिकार रहता है और एक राज्य भी अपने स्वतंत्र तौर पर अपने कानून बना सकता है, उसी के लिए उसकी विधानसभा भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो विवाद दिल्ली और तमिलनाडु के बीच बढ़ रहा है इसमें क्या कुछ नया ट्विस्ट आता है और दिल्ली की तरफ से एमके स्टालिन को क्या कुछ जवाब दिया जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।